जी मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा अब आपको क्लियर है? तो फाइनली वी आर बैक। कोई बात नहीं, पाकिस्तान में कभी कभी हो जाता है। और बीइंग प्रोफेशनल, हमें थोड़ा सा ख्याल भी कर लेना चाहिए। तो वापस आते हैं, दुनिया में वापस आते हैं। जो हमारा टाइम अभी जाया हुआ है उसको हम कंपनसेट करते हैं। लेट्स कम बैक। तो हम लोगों ने डिस्कशन कहाँ पे छोड़ी थी? हम लोगों ने जनाब डिस्कशन छोड़ी थी कि जो ऑडिटर है उसने देनी है एक गजट ओपिनियन। ठीक है, देनी है। और आप लोगों ने मुझे ये बताया था कि ये ओपिनियन रिटर्न फॉर्म में वो दे रहा होता है। तो रिटर्न फॉर्म में तो चलें देगा, क्या खाली कागज पे लिख के दे दे कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? क्या वो खाली कागज माना जाएगा, या किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट में वो अपनी ये बात करे? क्या ख्याल है आपका? एक खाली कागज पे लिख दे, किसी रजिस्टर पे लिख दे, बोर्ड पे लिख दे, या एक रिपोर्ट बनाए और उस रिपोर्ट में लिखे कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? आप लोगों के इसके बारे में क्या विचार है? आप लोग इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? एक रिपोर्ट बनाए, ठीक है। तो अगर उसने एक रिपोर्ट बनानी है तो उस रिपोर्ट का एक नाम होना चाहिए। उस रिपोर्ट का नाम क्या होगा? आपके ख्याल में उस रिपोर्ट का एक अच्छा सा नाम क्या होना चाहिए? जरा सजेस्ट तो करें। व्हाट यू थिंक शुड बी द नेम ऑफ द रिपोर्ट? उसको हम कहेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट। शाबाश, उसको हम क्या कहेंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि उसको हम कहेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट। वेरी गुड। अच्छा, ये एक बात जरा मुझे आपसे पूछनी है कि एक ऑडिटर कंपनी में आता है, उनके अकाउंट्स को पकड़ता है और अपनी चेकिंग स्टार्ट करता है। ये चेकिंग वो किसके लिए करता है? शेयर होल्डर्स के लिए? जनरल पब्लिक के लिए? सवाल ये है कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये नुमाइंदा है उन शेयर होल्डर्स का, उन जनरल पब्लिक का? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऑडिटर आया है ऑडिट करने के लिए, ये बंदा एजेंट है? ये बंदा एजेंट है किसका? शेयर होल्डर्स का। आप लोगों ने बिजनेस लॉ के अंदर एजेंसी पढ़ा होगा। एजेंसी क्या होती है? कि एक बंदा अपने अंडर एक बंदा अपॉइंट करता है और उस बंदे को कहता है कि जाओ मेरे लिए ये काम करके आओ। तो वो शेयर होल्डर जो कि शायद इंजीनियर हो, जो कि शायद मेडिकल का हो, जो कि शायद आर्ट्स की फील्ड का हो, कॉमर्स की फील्ड का ना हो, उसको अकाउंटिंग नहीं आती है। हाँ, उसको डॉक्टरी आती है, उसको इंजीनियर आती है, अकाउंटिंग का नहीं पता। तो आपको लगता है कि वो खुद जाके वेरीफाई कर सकता है कि अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं? नहीं। डायरेक्टर्स उसको बेला फुसला के भेज देंगे। डायरेक्टर्स उसके सामने इतनी मुश्किल, इतनी औखी अंग्रेजी यूज करेंगे कि वो बेचारा वाइन पे पैनिक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस शेयर होल्डर को, उस जनरल पब्लिक को अपने अंडर एक नुमाइंदा भेजना चाहिए कि जाओ तुम मेरे लिए जाओ, मेरे एजेंट बन के जाओ और जाके देखो कि ये जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑडिटर है वो बेसिकली एक एजेंट है। किसका एजेंट है? किसका एजेंट होगा वो? ऑडिट का एजेंट कहलाएगा? कंपनी का? डायरेक्टर? शेयर होल्डर? बताइए। डायरेक्टर्स का एजेंट है या शेयर होल्डर्स का? इसका एजेंट मैं उसको कहूं? मेरे को ना हम सट्टा खा लेना ही। जी, किसका एजेंट मैं हूं? जनरल पब्लिक का एजेंट है। बेहतरीन हो गया, गुड हो गया। तो इसका मतलब ये है
डायरेक्टर, सॉरी, अगर वो नुमाइंदा है उस शेयर होल्डर का, इसका मतलब ये इस ऑडिटर को कंपनी के लोगों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपस में इंडिपेंडेंट ही साफ रिपोर्ट नहीं दे पाएगा? अगर वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया तो वो कभी भी सही साफ रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो हम ये कहते हैं कि ऑडिटर को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कंपनी से। यानी कि ऑडिटर जो फैसला करे कंपनी उसको ओवरराइड ना कर सके। ऑडिटर जिस तरह काम करना चाहता है उसको करने की इजाजत दी जाए, कंपनी उसके काम में कोई रोक टोक ना, डायरेक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस ना कर सकें। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस। तो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। किससे? कंपनी से। और जब मैं कंपनी का वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब होता है कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, यानी कि वो लोग जिनको गवर्न करने की ताकत दी है, उनको चार्ज दिया है, उनको ताकत मिली हुई कि भाई तुम लोगों ने कंपनी चलानी है, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। इसमें डायरेक्टर्स भी आते हैं, कंपनी के हेड्स भी आते हैं, कंपनी के ओनर्स भी आते हैं, तो ये एक बड़ा वर्ड है। तो मेरा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा किससे? डायरेक्टर से भी और कंपनी के बड़ों से भी। क्या यहां तक प्यारे बच्चों को सारी बातें क्लियर है? जी, क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को सारी बातें समझ आ चुकी हैं? इसका मतलब यह है कि आपको इंडिपेंडेंस का जो वर्ड है वो समझ आ गया। एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो ओपिनियन दे रहा है, जिसमें वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही है, अगर तो वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, इट मींस कि उसकी जो ओपिनियन है वो डेफिनेटली क्या हुई होगी? इन्फ्लुएंस्ड हुई होगी। किससे? डायरेक्टर से। तो उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। बेहतरीन। अभी था कि रिपोर्ट का नाम क्या होता है, जरा दोबारा बताइए। रिपोर्ट का नाम अभी आप लोगों ने लिया था, लीजिएगा। रिपोर्ट का नाम क्या था? रिपोर्ट का नाम अभी आप लोगों ने क्या लिया था? ऑडिटर्स रिपोर्ट, यही कहा था। अब इसका पूरा नाम नोट कर लें। इसका पूरा नाम नोट कर लें। इसका पूरा नाम होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फुल नेम क्या है प्यारे बच्चों? इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। यानी ऐसी रिपोर्ट जो कि ऑडिटर ने बनाई है, और वो ऑडिटर क्या है? इंडिपेंडेंट। तब जाके शेयर होल्डर्स को यकीन आएगा कि हाँ, इसमें किसी भी तरह की बायसनेस या इन्फ्लुएंस शामिल नहीं है। एम आई क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं प्यारे बच्चों? जी, क्या प्यारे बच्चों को यहां तक की सारी बातें क्लियर है? क्या हम आगे जा सकते हैं? आगे चलें? वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, एफर्ट भी है। करें एफर्ट। ओके। अब एक कॉन्सेप्ट होता है स्टूवर्डशिप का।
क्या नाम है? स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप, स्टीवर्ड कहते हैं चलाने वाले को, स्टीवर्ड कहते हैं द पर्सन हु इज ड्राइविंग, जो ड्राइविंग सीट पे बैठ के कंट्रोल कर रहा है। कंपनी को कौन कंट्रोल करता है? कंपनी को कंट्रोल करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी को कौन कंट्रोल करता है प्यारे बच्चों? कंपनी को कंट्रोल करता है कंपनी के डायरेक्टर्स। इनकी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के तमाम तर एसेट्स को कंपनी के लिए ही इस्तेमाल करें और उससे कोई अपना जाती मुफाद, जाती बेनिफिट हासिल ना करें। तो डायरेक्टर्स जिनके पास कंपनी के तमाम एसेट्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने उन एसेट्स को कंपनी के ही लिए इस्तेमाल करना है, अपने किसी जाती इस्तेमाल में उसको लेके नहीं आना। ये डायरेक्टर्स कहां से आते हैं? आप लोगों ने कंपनी लॉ शायद थोड़ा सा पढ़ा हो कभी। ये डायरेक्टर्स कहां से अपॉइंट होते हैं? कौन होते हैं ये? क्या राह चलते कंपनी वाले पिक कर लेते हैं? ये कहां से आते हैं? जरा इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालने की कोशिश करें। डायरेक्टर्स कहां से अपॉइंट होते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स में से। यानी कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं में से जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, जो कंपनी के प्रोसेसेस को समझते हैं, जो टेक्निकल स्किल्स रखते हैं, वो लोग, वो शेयर होल्डर्स जो कि टेक्निकल स्किल्स रखते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। इन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इसे क्या कहते हैं? नोट कर लें, इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये वो लोग हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स में से ही नॉमिनेट होते हैं। एजीएम पे चुनाव किया जाता है और इनको कुर्सियों पे बिठा दिया जाता है कि भाई तुम लोगों ने अब कंपनी को चलाना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स के एजेंट हैं? क्या यहां पे भी एजेंसी का रिश्ता एग्जिस्ट करता है? जिस सेक्टर में और शेयर होल्डर में कर रहा था, तो क्या यहां पे भी करेगा? यहां पे भी करेगा। अच्छा, एजेंसी के अंदर क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। सोच के बताइएगा, शेयर होल्डर्स और ऑडिटर, प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर और ऑडिटर में प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर। और एजेंट कौन है? ऑडिटर। इसी तरह शेयर होल्डर में और कंपनी के डायरेक्टर्स में प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर्स में और डायरेक्टर्स में प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर्स। और उनके आगे अपॉइंटेड एजेंट कौन से हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स। एम आई क्लियर? यहां तक ऑल ओके हो गया मेरे बच्चों? तो अब पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड कौन सा होता है? एजेंसी का होता है। और हमें पता है एजेंसी की एक बड़ी खासियत ये होती है कि हर जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने प्रिंसिपल के हमेशा बेहतरीन मुफाद के लिए काम करना है। उसने अपने प्रिंसिपल के हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही काम करना। तो एजेंसी का जो रिश्ता है उसके अंदर हमने ये देखना है कि हर एजेंट ने अपने प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए काम करना। ऑडिटर भी तो एक एजेंट है। वो किस तरह काम करेगा उसके फायदे के लिए? जब वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा। और डायरेक्टर्स बीइंग एजेंट, वो किस तरह अपने प्रिंसिपल को मुतमिन करेंगे? जब वो कंपनी के एसेट्स कंपनी के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब वो अकाउंट सही बनाएंगे, जब वो फ्रॉड नहीं करेंगे। जब वो फ्रॉड नहीं करेंगे, तब मैं ये कहूंगा कि प्यारे बच्चों, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के लिए ही एफर्ट कर रहे हैं, कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपको स्टीवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी और यहां से इसका मीनिंग समझ आ चुका है? क्या आप लोगों ने मुझे यहां तक सही से बर्दाश्त कर लिया? जी, यहां तक ऑल ओके? ठीक है। हम लोगों ने यहां से इंडिपेंडेंस का वर्ड समझ लिया था कि इंडिपेंडेंस क्या है? ऐसी पोजीशन जहां पे आपको इन्फ्लुएंस ना किया जा रहा हो। एक ऐसी पोजीशन जहां पे आपको कंपनी वाले इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। अच्छा, ये स्लाइड्स कहाँ से बनी है? एक सवाल आ रहा बार बार। ये स्लाइड्स उसी किताब में से बनी है जो किताब मैंने सॉफ्ट फॉर्म में ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप वो किताब सॉफ्ट फॉर्म में मेरे से ले सकते हैं। ये स्लाइड्स बिल्कुल किताब की वर्डिंग है, तो ये स्लाइड्स आपको मैं नहीं दूंगा, अलबत्ता जो नोट्स हैं तो नोट्स फॉर्म में आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। ओके सर, हम लोगों ने भी एक वर्ड यूज किया था ट्रू एंड फेयर व्यू का। आप लोगों ने अभी तक ये नहीं पूछा कि सर इसका मीनिंग क्या होता है। ट्रू एंड फेयर का मीनिंग क्या है? आइए इसको जरा समझते हैं। ये दो वर्ड्स हैं, एक है ट्रू, एक है ट्रू और एक है फेयर। एक ट्रू और एक फेयर। ओके, एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपने मुझे उसका आंसर करना है। कंपनी के पास एक गाड़ी है, गाड़ी की वैल्यू है 8 लाख, खरीदी है ईयर 1 में, और साल के एंड पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी 80,000, और गाड़ी की जो बुक वैल्यू है, जो उसकी कैरिंग वैल्यू है, वो आ रही है 7,20,000। अगर कंपनी वाले इस गाड़ी को अपने फाइनेंशियल्स के अंदर 8 लाख पे ही दिखा दें, 8 लाख पे दिखा दें, कॉस्ट पे दिखा दें, डेप्रिसिएशन को माइनस ना करें, तो क्या आप बीइंग एन ऑडिटर बर्दाश्त कर लेंगे? क्या आप बीइंग एन ऑडिटर इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाई, जो गाड़ी की कॉस्ट थी उसी कॉस्ट पे दिखा रहे हैं? क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्या लॉजिक देंगे आप? क्या कहेंगे कंपनी के पास जाके? क्या लड़ेंगे उनसे? क्या बहस लेंगे उनसे? जरा बताइए। नहीं। नो। आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तुमने चार्ज नहीं की? आपके पास क्या सबूत है? आपके पास कौन सा फ्रेमवर्क है? आपके पास फ्रेमवर्क कौन सा है? आपके पास फ्रेमवर्क है आईएफआरएस। आप जाके उनसे कहेंगे कि भाई इधर आओ, इस गाड़ी को डेप्रिशिएट करो। वो कहेंगे डेप्रिसिएशन क्या होती है सर? आप कहेंगे कि भाई आईएएस 16 ये कहता है कि हर नॉन करंट एसेट को साल के एंड पे डेप्रिशिएट होना होता है, तो इस गाड़ी को भी 10% के ऊपर डेप्रिशिएट करो। और अगर वो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आप अपनी रिपोर्ट में क्या लिख कर आएंगे कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जरा बताइए। उस वक्त अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? अपनी ओपिनियन क्या बनाएंगे कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? ये लिख कर आएंगे? बताइए। नहीं, आप ये नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि हमारे नजदीक ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। हमारे नजदीक ये अकाउंट्स नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। हमारे नजदीक इन माय ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इसको ठीक कैसे कराएंगे? मैनेजमेंट के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि सर इसको ठीक करें, अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड ये कहता है, इसको ऐसे एडजस्ट कर लें। ये दो बातें हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दो प्रोसीजर्स हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दो प्रोसीजर्स हैं?
पहला अप्रोच मैनेजमेंट, और उनसे कहें एज पर I-16 डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, आपने चार्ज नहीं की, चार्ज करें। सिंपल है ना, कि मैंने उनको अप्रोच किया, उनसे डिस्कस किया। इसको हम कहते हैं सबस्टांटिव प्रोसीजर। जो कल हमारी एक बात शुरू हुई थी कि सर इस पेपर में प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, याद करने पड़ते हैं, रटा लगाना पड़ता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से हम करेंगे, आपको एक प्रोसीजर भी क्रैम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहानी की शक्ल में इसको लेकर चलना, हमने कहानी फॉर्मेट में इसको लेकर चलना। पंजाबी की मिसालें भी होंगी, कभी कभी वक्त पड़ने में सराइकी की मिसालें भी होंगी, अंग्रेजी में भी बातें होंगी, उर्दू में भी होंगी, शुगल भी होगा, मगर बैक एंड के ऊपर जो बात आप तक कम्युनिकेट की जा रही होगी वो ये होगी कि आपने आपने क्लास के अंदर ही उसको इतना अच्छे से तैयार कर लेना है कि आपको घर जाकर सिर्फ आधा पौना घंटा चाहिए उसको रिवाइज करने में। तो अब अगर मुझे ये बताइए, IFRS की रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं हो रही है, IFRS की रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से क्या चीज गायब हो गई है, इसमें से इसकी ट्रूनेस गायब हो गई, इसमें से इसकी ट्रूनेस गायब हो गई है। इसका मतलब है कि ये फ्री फ्रॉम अकाउंटिंग एरर नहीं है, ये फ्री फ्रॉम अकाउंटिंग एरर नहीं है। अगली मिसाल, गाड़ी 8 लाख की है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी है, वैल्यू भी सही आ रही है, मगर क्लासिफाई कर दिया करंट एसेट में। क्लासिफाई कहां कर दिया है? करंट एसेट के अंदर। जब आपने पूछा कि भाई ये क्या मजाक है, उन्होंने कहा सर गाड़ी है ना, आप जब स्विच लगाते हैं तो इंजन चलता है, इंजन करंट निकालता है, तो हमने इसको करंट एसेट में डाल दिया है कि ये एसेट है जो कि करंट से चलता है, तो ये अब हमारे लिए करंट एसेट है। तो क्या आप उनकी इस घटिया लॉजिक पे अपना ईमान रख देंगे? क्या इस घटिया लॉजिक पे आप अपना ईमान बेच आएंगे? क्या आप मान लेंगे कि वाकई में ये गाड़ी करंट एसेट्स है? मान जाएंगे आप लोग कि भाई वो करंट से चलती है तो ये करंट एसेट है? नहीं मानेंगे। मगर क्या इसमें वैल्यू ठीक आ रही है? क्या वैल्यू 720 आनी चाहिए थी? वैल्यू तो सही आ रही है, मगर क्या सही जगह पे प्रेजेंट कर दी है? क्या सही जगह पे इसकी सही जगह पे प्रेजेंटेशन कर दी है? जो फाइनेंशियल्स में इसकी जगह बनती है, क्या वहां पे शो हो रहे हैं? वहां पे शो नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रू तो है, मगर फेयर नहीं। फेयर नहीं, ट्रू है, 720 ट्रू वैल्यू है, मगर ये फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है, ये फेयरली प्रेजेंटेड नहीं। एम आई क्लियर? तो ट्रू एंड फेयर व्यू कब होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू उस वक्त होगा जब अकाउंटिंग की गलती भी नहीं है, जब स्टैंडर्ड ने जो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट बताई है वो रिक्वायरमेंट फॉलो की जा रही है, नंबर वन। दूसरा, जो उसने प्रेजेंटेशन के ऊपर बात की है वो प्रेजेंटेशन भी फॉलो की जा रही है। चलिए एक सवाल है आपसे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर था, वो आना चाहिए था, नहीं आया, क्या ट्रूनेस आउट है या फेयरनेस आउट है? डिस्क्लोजर आना चाहिए था मगर नहीं डाला, सिरे से खा गए, सिरे से पी गए, फेयरनेस आउट है, फेयरनेस आउट है। और अगर डाल दिया मगर गलत डाला है या अधूरा डाला है, डाल दिया है, अब ये ट्रू नहीं है, अब ये ट्रू नहीं है। तो आई होप कि यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। यहां तक ऑल डन जी? ठीक शो, यहां तक सुकून आ गया? आगे चलिए, आखिरी कॉन्सेप्ट पे जाएं। तैयार है? डू यू वांट द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर? ओके, कि मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताएंगे मुझे। आप लोगों ने ऑडिट के 10 फायदे बताने, बताएं।
एक कंपनी ऑडिट क्यों करवाएगी, उसको क्या अखराई भी करवाने की। भाई ऑडिट है तो कॉस्ट महंगा तो होता है, मगर महंगे होने के बावजूद कंपनी क्यों करवाएगी ऑडिट, क्या फायदे उसको मिलेंगे, मुझे आप लोगों ने एडवांटेजेस बताने हैं। और वन वर्ड ना हो, डिटेल्ड लिख के प्रॉपर टाइप करके बताएं। बैंक से लोन लेने में आसानी मिलेगी, गुड, वेरी गुड। डिविडेंड की पेमेंट सही से हो रही है नहीं हो रही है, इसको चेक करने में हमें हेल्प मिलेगी, वेरी गुड। लॉ की रिक्वायरमेंट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, बेहतरीन। कंपनी की अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर ज्यादा अप्लाई करेंगे, शेयर्स देने में, और उधर से पैसे आएंगे तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रही है, इनकमिंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, उसका एक्सपेंस कितना है, वो वेरीफाई कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयर क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और बताइए, शाबाश शाबाश, और बताएं। ट्रू एंड फेयर व्यू हमें मिल जाएगी, शाबाश शाबाश। और बताएं, सोचिए, दिमाग लड़ाएं। भाई मेरे पास आए तो दिमाग तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब मेरे पास आएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे भाई क्लास में से। कोई फ्रॉड हो, कोई फ्रॉड हो तो पकड़ा जा सकता है, ये लाइन बड़ी खतरनाक मैंने बोल दी है। ये लाइन लिख लें, उर्दू में लिख लें, उर्दू में लिखें, उर्दू में ये लाइन लिखें। ऑडिटर फ्रॉड ये को नहीं पकड़ता, ऑडिटर फ्रॉड को रोकता है। बस ये लिख लें फिलहाल, कि एक ऑडिटर की जिम्मेदारी फ्रॉडिये को पकड़ना नहीं है, फ्रॉड को होने से रोकना जरूर है। शेयर होल्डर्स मुतमिन होते हैं, गुड। क्रेडिट पर सामान मिल सकता है, वेरी गुड। अगर कोई बंदा फ्रॉड करने जा रहा है तो वो नहीं करेगा, वेरी गुड। कंपनी अपनी ड्यूटियां फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, वेरी गुड। तो आप लोगों ने बहुत सारी मुझे बातें बता दी। मजे की बात यह है कि जितनी बातें आपने बताई है ना, सारी वही बातें जो कि किताब में लिखी हुई है। यकीन नहीं आता, आइए आपको दिखाता हूँ। मैक्सिमम वो बातें हैं जो कि आपने किताब में भी देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बढ़ जाती है। कंपनियां अपनी ड्यूटियां निभा रही हैं या नहीं निभा रही, ड्यूटियां कौन सी, स्टैट्यूटरी भी और नॉन स्टैट्यूटरी भी। स्टैट्यूटरी कहते हैं वो ड्यूटी जो कि लॉ ने इम्पोज की है, और नॉन नॉन स्टैट्यूटरी कहते हैं वो ड्यूटी जो कि लॉ ने आप पे डायरेक्टली इम्पोज नहीं की है, मगर आप उसको परफॉर्म करते हैं। फिर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है, कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, कंपनी में से मुख्तलिफ तरह के रिस्क कम हो जाते हैं, जिसमें फ्रॉड का रिस्क, चले ऐड कर लेता हूं आज के दिन के लिए, कि फ्रॉड का रिस्क भी खत्म होता है, फ्रॉड होने के चांसेस, फ्रॉड होने का रिस्क भी थम जाता है, कवर हो जाता है। फिर होता यह है कि एक ऑडिट करवाने से कंपनी के बड़ों को यह भी पता चल जाता है कि क्या कंपनी उनके बनाए हुए एसओपीस के ऊपर चल रही है या नहीं चल रही है। प्यारे बच्चों, एसओपीस को हम क्या कहते हैं, एसओपी का एक अंग्रेजी वर्ड क्या है, एसओपी की फुल फॉर्म क्या है, एसओपी। आपने कोविड के टाइम पे बहुत दफा सुना होगा। ये एसओपी क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या कंपनी की बनाई हुई पॉलिसीज। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या कंपनी की बनाई हुई पॉलिसीज, इनको हम ऑडिट के लिए प्यार से कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, इसको हम प्यार से कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। इसको हम एसओपी भी कह सकते हैं समझने के लिए, मगर एग्जाम में आपने क्या वर्ड यूज करना है, इंटरनल कंट्रोल। तो कंपनी ये भी चेक कर लेती कि क्या ये लोग हमारे बनाए हुए कंट्रोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जाते जाते ऑडिटर मैनेजमेंट लेटर के अंदर ये बता के जाता है कि क्या कंट्रोल्स के ऊपर सही से काम हो रहा है, क्या कंपनी अपनी पॉलिसीज को सही से इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही।
तो ये कहां पे देगा? ये देगा मैनेजमेंट लेटर के अंदर। डन। तो जब आप किताब खोलेंगे, किताब का यूनिट 1 अब आप लोग पढ़ सकते हैं, और यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक एडवांटेजेस अब आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 यूनिट 1 और चैप्टर 1 यूनिट 5 में एडवांटेजेस, ये अब आप लोगों ने कवर कर लेना। डन। एडवांटेजेस आए ना, तो देखिए बटरफ्लाई कितनी हैप्पी हैप्पी हो गई है ना? तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ भी आया होगा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया होगा, और ऑडिट के लिए आप लोगों ने बहुत सारी नई बातें भी सीखी होंगी, मुख्तलिफ टर्म्स आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो हमारा लेक्चर ऐसे ही चलेगा, ये 2 वे चलेगा। ये नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ और जा रहा हूँ, नहीं, मैंने आपसे पूछना है और आप जवाबदेह होंगे क्लास के अंदर। तो क्लास में आने से पहले हमेशा पिछला रिवाइज करके आना है। स्टैट्यूटरी कहते हैं डिफाइंड बाय लॉ, ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉ, अरेंज्ड बाय लॉ, लॉ की तरफ से असाइंड ड्यूटीज। डन। तो कल इसी कॉन्टेक्स्ट से हम आगे चलेंगे। इसमें से मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आप उसको पहले आंसर करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। डन। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक सवाल आया हुआ है सर, रिपोर्ट में और लेटर में क्या फर्क है? ये फर्क है, ये मैं कल बताऊंगा इसमें फर्क क्या है। ऑडिटर रिपोर्ट और है, अब मैनेजमेंट लेटर और होता है। इसके ऊपर कल बात करेंगे मजीद। अल्लाह हाफिज।